क्वेश्चन आपको दिया जावा, जावा के संबंध में सही नहीं है। अब जो मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में से हैं। एनसीईआरटी यानी जो हमारी बोर्ड की किताब हो चाहे एनसीईआरटी हो, उन्हीं की किताबों से दिए हैं, यानी किताबों से ही दिया हुआ है। अब जावा का संबंध में सही नहीं है। अब आप ये पूछोगे साहब ये क्वेश्चन कहां से लिया है, कहां तो सिलेबस में तो भारतीय संस्कृति का विश्व पर क्या है, विश्व पर प्रभाव है, विश्व पर क्या है प्रभाव, वो क्वेश्चन है। और ये आपको बता दूं कि पहले क्वेश्चन जो आया हुआ वो भी बता दूं। सबसे पहले आपकी एक बार रीट हुई तो उसमें आपको अंकोर वाट मंदिर पूछा था और कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर पूछा था, समझ गए क्या। बाद में एक बार रेट हुई, पिछली बार रेट में पेगोडा आनंद मंदिर पूछा था, आनंद मंदिर पूछा था। तो पिछली बार में ये पूछा था, तो हर बार क्वेश्चन इसका आता है, ठीक है। अब देखिए जावा कहां पर पड़ता है, इंडोनेशिया में। जावा कहां पर पड़ता है, इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिएगा, सुनना है हर चीज को। अब ये समीक्षा है कि एक दिन में नहीं होगी, जितना में 2 दिन 3 दिन में जितना लगेगा उतना लगेगा। तो जावा कहां पर है, इंडोनेशिया, समझ गए। तो इंडोनेशिया आपको पता है, मैं वैसे थोड़ा बता दूं, हमारा भारत का जो हिंदू धर्म का प्रभाव है, हिंदू धर्म या हमारे अन्य धर्म है उनका जो प्रभाव है वो आपका दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जिसमें आपका इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, म्यांमार है, आपका कौन सा लाओस है, उन सब में इनका प्रभाव है। समझ गए क्या मेरी बात को। तो वो देशों के बारे में बात करें तो जावा आजकल कहां पर पड़ता है, इंडोनेशिया में। कहां पर पड़ता है, इंडोनेशिया में। अब यहाँ पे छाया नाट्य व्यंग के कथानक, मतलब वहां का छाया नाट्य है व्यंग, कौन सा व्यंग, उसके कथानक कौन से, रामायण और महाभारत है। रामायण और क्या है, महाभारत। मतलब व्यंग में किसके बारे में बताया गया है, रामायण और महाभारत के बारे में। बोरबुदुर की मूर्तियां बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। लोरो जगरंग स्थान है, वो शिव विष्णु और ब्रह्मा से रिलेटेड है। और ये पेगन आनंद मंदिर जो है ये हिंदू धर्म का नहीं है, ये बौद्ध धर्म का मंदिर है। किसका मंदिर है, बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों इसमें सारी चीजें आ गई। पेगन आनंद मंदिर है वो किसका है, बौद्ध धर्म का मंदिर है, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड आ गया। अब पेगन आनंद मंदिर आपका जो है वो कहां पर है बोलिए, तो ये बेसिकली आपका म्यांमार में है। कहां पर है, म्यांमार, पिछली बार पूछा था। और ये बौद्ध धर्म का मंदिर है, म्यांमार में है और बौद्ध रिलेटेड है, ठीक है। लोरो जगरंग है, ये लोरो जगरंग सुन लो, लोरो जगरंग जो है, लोरो जगरंग, ये सब ये 1 2 3 ये सारे के सारे स्थान जावा इंडोनेशिया से रिलेशन है। किससे, जावा इंडोनेशिया। तो छाया नाटक व्यंग के कथानक क्या है, रामायण और महाभारत हैं, और ये सब जावा में ही है। बोरोबुदुर भी जावा में ही है। बोरोबुदुर की मूर्तियां किससे रिलेटेड है, बुद्ध से। और लोरो जगरंग विष्णु शिव और ब्रह्मा से रिलेटेड है, शिव और विष्णु और ब्रह्मा तीनों से रिलेटेड है। अब आ जाइए, वैसे बता रहा हूं, रामायण का रचयिता आपका कौन हो गया, वाल्मीकि। रामायण का रचयिता कौन हो गया, वाल्मीकि। और महाभारत का रचयिता आपका कौन सा हो गया, वेद व्यास। कौन हो गया, वेद व्यास। समझ गए क्या। और दोनों की भाषा आपकी कौन सी है, संस्कृत। कौन सी, संस्कृत, ठीक है। और ये बोरबुदुर कहां पर है, यहां पर ही बता दिया पूरा। लोरो जगरंग शिव विष्णु और तीनों हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इनको देखोगे तो एक एक चीज आपके नोट्स टाइप हो जाएगी आपकी। भारत में पहली बार अपने नाम से सोने के सिक्के मतलब अपने नाम से के सोने के सिक्के किसने चलाए थे, मेरे बात है, नाम से सोने के सिक्के किसने चलाए थे बोलिए। तो भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो इसका आंसर दोस्तों ए है। ए आंसर है और ए आंसर को आपको करना है। ये आंसर हो गया ए। कुजुल कडफिसस प्रथम, समझ गए क्या। तो कुजुल कडफिसस प्रथम है। अब ये सारे के सारे जो लोग हैं वो आपके किससे रिलेटेड हैं बोलो, कुषाण वंश से। कौन से कुषाण। तो शुद्ध सोने के सिक्के कहां पर चलाए गए थे, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कहां पर चले, तो कुषाण वंश में चले। समझ गए क्या। और सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के बोलो, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के आपके गुप्त काल में चले। कौन से में, सोने के सिक्के गुप्त काल में, गुप्त काल, ठीक है। गुप्त काल में चले सोने के सिक्के। कहां पर चले, गुप्त काल। कनिष्क का जो काल है, कनिष्क के दरबार में एक तो प्रसिद्ध विद्वान, कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन था, तो प्रसिद्ध विद्वान चरक था।
किसकी? चरक संहिता है, चरक संहिता। एक नागार्जुन था रसायन का, नागार्जुन था। कौन था? नागार्जुन। ये कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क मतलब भारत में ये कुषाण वंश जो है उसके राजाओं के नाम है। कुजुल कड़फिसस प्रथम, किम विम कड़फिसस द्वितीय, कनिष्क, कनिष्क द्वितीय। इसमें जो प्रसिद्ध राजा रहा है वो कौन रहा है? कनिष्क रहा है। कनिष्क के दरबार में चरक भी था, चरक ने चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, और नागार्जुन भी था। और मैंने आपको बोला कुषाण वंश ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, तो सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण वंश ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से काल में चले थे? तो गुप्त काल में। अब मैं आपको जोड़ रहा हूं, राजस्थान में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो राजस्थान में मेवाड़ में। कहां पर? मेवाड़ में। और मेवाड़ में आपके किसने चलाए? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल, बप्पा रावल। अब देखिए हमारा भारत में सोना सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है? तो कोलार की खान। कौन सा? कोलार खान। कोलार खान कहां पर है? कर्नाटक, कर्नाटक। और सोना जो है वो आपका राजस्थान में आपका आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया कहां पर है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, समझ गए। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो सोने की खान जो है वो कालगुल्ली, कालगुल्ली कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, कालगुल्ली कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। तो कालगुल्ली ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और जोहान्सबर्ग, कौन सा? जोहान्सबर्ग में सोने की खान है, एक जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां पर है? अफ्रीका में। तो देखिए दोस्तों सारी चीजें आपके आ जाती हैं, एक बार वापस देख लीजिए, सारी चीज बता रहा हूं। विश्व में सबसे पहले सोने के सिक्के, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला कौन सा था? कुषाण वंश था। कुजुल कड़फिसस प्रथम था, उसने सबसे पहले अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन से काल में चले थे? तो गुप्त काल में चले थे। और राजस्थान में पहली बार सोने का सिक्का कौन से काल में? तो राजस्थान में मेवाड़ के बप्पा रावल है ना, मेवाड़ का कौन था? बप्पा रावल, उसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सोना हमारे सबसे ज्यादा कोलार की खान, भारत में सोना कहां पर मिलता है? कोलार कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक। और आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा में राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में कहां पर? आनंदपुर भूकिया बांसवाड़ा। और कालगुल्ली की खान है, कालगुल्ली की खान कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, वहां भी सोना मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैंने बोला इसमें प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क के दरबार में कौन था? चरक था, नागार्जुन था, जो प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। तो ये दूसरा आप जोड़ सकते हैं हर चीज से। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, कनिष्क के संबंध में सही नहीं है, कनिष्क के संबंध में सही नहीं है। बोलिए कनिष्क के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिएगा, बोलिए कनिष्क के एक तो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जिसका आचार्य कौन था? पार्श्व, जिसका आचार्य कौन था? पार्श्व। अब देखिए बिल्कुल बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई है, 4 संगतियों में चौथी बौद्ध संगति, सुन लो, चौथी बौद्ध संगति आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई, कुंडलवन कश्मीर में हुई। सुन लो मेरी बात, हो गया। ये कनिष्क के समय हुई, और जिसका अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य पार्श्व ने, आचार्य पार्श्व ने। तो कनिष्क के समय, ये बात बिल्कुल सही है। महायान, उस समय महायान शाखा का अभ्युदय हुआ, महायान शाखा का अभ्युदय हुआ, और प्रचार भी कनिष्क के समय ही शुरू हुआ, किसका? बौद्ध धर्म का, ठीक है। कनिष्क के समय नया संवत, ये गलत है, ये 78 ईस्वी में चला था। कौन सा चला था? नया संवत। कुषाण कनिष्क के समय कब चला था भाई? 78 ईस्वी में। तो ये आपका सी हो गया, इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। और कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, चरक थे। तो अभी भी आपको नागार्जुन और चरक बता ही दिया। तो देखिए चारों चीजें हो जाती है। अब देखिए कनिष्क की चौथी बौद्ध संगति है, उसमें महायान शाखा। अब देखिए बौद्ध धर्म की 2 शाखा है, हीनयान, हीनयान मतलब छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी मतलब स्वयं के ज्ञान के लिए काम करना। महायान यानी बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी यानी बड़ी गाड़ी का मतलब दूसरों के ज्ञान के लिए भी काम करना, ठीक है। और प्रचार प्रसार भी किसके समय हुआ? तो इनके समय। और कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में हुआ था। और मैंने बोला तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति आपकी अशोक के समय हुई थी, अशोक के समय। ये 2 फेमस है, तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय, अशोक के समय कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र। और उस समय अध्यक्षता किसने की थी? तो भद्रभाऊ और स्थूल भाऊ ने अध्यक्षता की थी। ये लो,
वापस बोल देता हूं। तीसरी, बौद्धों की 4 संगति हुई है, लेकिन सबसे प्रमुख जो संगति है बौद्धों की तीसरी और चौथी है। तीसरी संगति आपकी, तीसरी बौद्ध संगति आपके अशोक के समय हुई। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभाऊ ने। किसने की थी? स्थूलभाऊ। और उस समय भी उनका कठोरता और उदारता के परिप्रेक्ष्य में विवाद हो गया था। तो स्थूलभाऊ वगैरह तो उत्तर भारत में रह गए थे, भद्रभाऊ कहां पर चले गए थे? दक्षिण भारत में चले गए थे। और उसी भद्रभाऊ की से दीक्षा लेकर के अशोक मतलब ने बौद्ध धर्म धारण किया था, और अशोक की भी मृत्यु दक्षिण में ही हुई थी। ठीक है। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई है। किसके समय? कनिष्क के समय, और आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में हुआ। उस समय हीनयान और महायान 2 शाखाएं बढ़ गई और प्रचार शुरू हो गया था। ठीक है। तो ये कनिष्क के समय की बात है। कनिष्क के ये नीचे वाला दरबार का बताई दिया। आगे चलिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, कांसे की शिव मूर्तियां प्रसिद्ध रही है। कांसे की शिव मूर्तियां, मतलब कांसे की शिव जी की मूर्तियां किसके काल की हैं? बोलिए, कांसे की शिव की मूर्तियां किसके काल की है? बोलिए, कांसे की शिव की मूर्तियां तो चोल किसके काल के हैं? चोल। तो चोल वंश आ जाएगा। चोल, एक तो चालुक्य, चोल, कुषाण और ये। तो ये देखिए, कुषाण के समय तो सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के आपके किसके समय हो गए? कुषाण। और इसके अलावा जो आपका देखो चोल वंश में, एक तो नेवी, नेवी जान गए, जल सेना, एक तो नेवी, और एक आपका स्थानीय शासन यानी पंचायती राज, और एक आपका शिव की मूर्तियां। दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य, वो किसके लिए जाना जाता है? तो एक तो नेवी, उसकी जो नेवी है जल सेना प्रसिद्ध थी। क्या थी? जल सेना प्रसिद्ध थी। एक पंचायती राज जो आज हमारा डेवलप हुआ है, वो प्राचीन काल में सबसे पहले जो स्वरूप में हुआ था डेवलप, वो आपका चोल साम्राज्य में। एक शिव की मूर्तियां, किसकी? शिव की मूर्तियां। तो ये, और कुषाण वंश के समय सोने के सिक्के जारी हुए थे। तो ये आपकी बात है। तो चोल वंश में शिव की मूर्तियां आ गई, पंचायती राज आ गई और नेवी आ गई। आगे वाला देखिए, कांस्य, 5वां क्वेश्चन, राजस्थान के जनपद से संबंधित नहीं है। अब राजस्थान में जनपद दे रखा था, तो जांगल जनपद, कौन सा जनपद? जांगल। जांगल जनपद महाभारत की राजधानी बीकानेर था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर था। और सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा था। और शिवी जनपद की राजधानी आपकी कौन सी थी? नगरी थी, नगरी। जांगल जनपद की राजधानी कौन सा था? बीकानेर, समझ गए। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, सूरसेन जनपद की राजधानी आपकी मथुरा, और शिव जनपद का राजधानी आपकी नगरी। बिल्कुल। तो अब आपका दोस्तों इसका पहला ही आंसर सही होता है, वो आपके सामने आपको बता रहा हूं, ये पहला आंसर हो गया। ये लो, जांगल जनपद की राजधानी बीकानेर। अब देखिएगा, मैं सब बता रहा हूं। जांगल जनपद आजकल ये जांगल जनपद हमारा कौन सा एरिया हो गया? देखो, बीकानेर और नागौर वाला, बीकानेर और नागौर वाला क्षेत्र है। और महाभारत कालीन है। ये कौन सा कालीन है? महाभारत कालीन है। ठीक है। और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी? अहिछत्रपुर। नागौर का कौन सा है? अहिछत्रपुर। ध्यान दीजिएगा। मत्स्य जनपद जो था, उसकी राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। और विराटनगर के राजा के यहाँ ही पांडवों का क्या था? ठहराव था। पांडवों का ठहराव। ठीक है। और सूरसेन जनपद आपका कौन सा हो गया? ये अलवर भरतपुर हो गया। अलवर भरतपुर वाला पार्ट हो गया। अलवर भरतपुर करौली जो वाला पार्ट हो गया। तो ये अलवर भरतपुर वाला पार्ट, उसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा, जो कृष्ण से जुड़ी हुई थी। ठीक है, कृष्ण। ठीक है, ये आपका हो गया। सीवी जनपद की राजधानी, सीवी आपका ये मेवाड़ वाला बेल्ट हो गया। कौन सा हो गया? मेवाड़ वाला बेल्ट हो गया। मेवाड़ उदयपुर वाला बेल्ट, समझ गए। और नगरी आज भी चित्तौड़ का पुराना नाम है। चित्तौड़ का पुराना नाम कौन सा है? नगरी। तो दोस्तों ये जनपदों के बारे में आ जाता है। पिछली बार आपके रीट में 2 जनपद के बारे में पूछा था, सूरसेन जनपद पूछा था और एक मत्स्य जनपद पूछा था, समझ गए। तो जांगल जनपद में बीकानेर नागौर वाला एरिया है, ये महाभारत से जुड़ा हुआ था। और ये
इसकी राजधानी आपकी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। अहिच्छत्रपुर कौन सी थी? नागौर। मत्स्य जनपद आप जानेंगे, जयपुर अलवर वाला पार्ट हो गया। और बेसिकली इसकी राजधानी विराटनगर थी, जो पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे ठहरे थे। सूरसेन जनपद की राजधानी, सूरसेन आपका कौन सा हो गया? जो उधर तो यूपी वाला बेल्ट हो गया, हमारे यहाँ पे अलवर भरतपुर वाला बेल्ट हो गया। और इसकी राजधानी मथुरा थी, जो कृष्ण की नगरी थी। और शिवी जनपद आपका मेवाड़ वाला बेल्ट हो गया, जिसकी राजधानी नगरी है, और नगरी आज चित्तौड़ का पुराना नाम है। समझ गए? तो ये जनपद के रिलेटेड है, जनपद वाला क्वेश्चन हो गया। और वैसे आप ओवरऑल जनपद की बात करो तो पिछली बार देखिए, हमारे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों का उल्लेख है। प्रमुख जनपद कौन सा था? मगध। राजधानी कौन सी थी? राजगृह। और बाकी के आपका राजगृह बाद में पाटलिपुत्र भी रही है। ये आपके जनपदों के बारे में बात है। अगली बात आइए, छठा क्वेश्चन आपके अशोक के संबंध में सही नहीं है। अशोक के संबंध में धम्म की परिभाषा द्वितीय और सातवें स्तंभ लेख में, धम्म की परिभाषा, धम्म की द्वितीय और सातवें स्तंभ लेख में है। प्रथम शिलालेख में पशुवध निषेध है, और द्वितीय शिलालेख में पशु मानव चिकित्सा है। और पशुवध निषेध। रानी शिलालेख में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति क्या है? आस्था। बुद्ध धम्म और संघ के प्रति क्या है? आस्था। बोलो। तो देखिए अशोक का संबंध में कौन सा शिलालेख सही नहीं है? तो देखिए ये जो है ना, एक मिनट सुनिए, ये जो इसका आंसर है वो ये है द। देखिए रानी शिलालेख में ये नहीं है। बुद्ध धम्म और संघ की के प्रति आस्था भाबरू शिलालेख में है। भाबरू शिलालेख में है। भाबरू शिलालेख कहां पर है? बेराट में। ठीक है, भाबरू शिलालेख बेराट में बुद्ध अशोक की बुद्ध धम्म और संघ के प्रति आस्था है। और ये सबसे बड़ा लघु शिलालेख है। सबसे बड़ा लघु शिलालेख है। ये लो, सबसे बड़ा लघु शिलालेख। समझ गए? अब है द्वितीय शिलालेख में, मतलब टोटल शिलालेख इनके कितने थे? 14 थे। 14। तो 14 शिलालेख में पहले शिलालेख में पशुवध निषेध है। पशुवध निषेध है और कुरीतियों का निषेध है। कौन सी का? कुरीतियों का निषेध है। और द्वितीय शिलालेख में पशु और मानव चिकित्सा पर इन्होंने बल दिया है। टोटल 14 शिलालेखों में। और धम्म की परिभाषा, धम्म का मतलब बौद्ध धर्म की नैतिक शिक्षा देना की परिभाषा, जो द्वितीय और स्तंभ लेख में है। कौन से में? स्तंभ। अब लेखों के बारे में देखिए, इनके 14 तो प्रमुख शिलालेख थे, जो 14 में पहले शिलालेख में पशुवध निषेध, द्वितीय शिलालेख में पशु मानव चिकित्सा है। ठीक है, ऐसे तो 14 थे। 14 13वें में जैसे कलिंग युद्ध का क्या है? वर्णन है। कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक की विदेश यात्रा का क्या है? वर्णन है। एक शिलालेख इनके जीवन से रिलेटेड थे, जो रानी शिलालेख है। और धम्म की द्वितीय एक स्तंभ लेख थे, स्तंभों पर खुदवाए हुए थे। तो वो द्वितीय और सातवें स्तंभ लेख में किसकी परिभाषा मिलती है? धम्म की। ये टोटल आपकी बात है। और भाबरू शिलालेख ये सब उनके जीवन से रिलेटेड है। भाबरू शिलालेख में अशोक ने अपने आप को बौद्ध मान लिया था, और जिसमें बुद्ध धम्म और संघ के प्रति क्या थी? आस्था। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी 1976 कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे? दादा भाई नौरोजी 1976 कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके थे? बताइए। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। 1976 कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रह चुके? 3 बार। अब देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष थे। के प्रथम पार्षद अध्यक्ष। पारसियों में जागृति के लिए रहनुमाई आंदोलन, और सुनो, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो गए। और साथ में आपका उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया। और पहली बार, प्रथम बार राष्ट्रीय आय
प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दिए, प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दिए, और ध्यान दीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े दिए पहली बार, और साथ में कांग्रेस का नामकरण किया। ये लो, अब देखिए दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पार्षद अध्यक्ष थे और 1976 के 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, ठीक है। और धन निकासी सिद्धांत ना इन्होंने दिया था कि हमारा धन बह करके इंग्लैंड जा रहा है, समझ गए। और पहली बार इन्होंने राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर का आंकड़े प्रस्तुत किए थे। और कांग्रेस का नामकरण, क्योंकि पहले डफरिन ने इसका दूसरा नाम रखा था, वहां में कांग्रेस का कांग्रेस नामकरण करने वाला कौन था, तो दादा भाई नौरोजी था। तो ये टोटल आपकी दादा भाई नौरोजी के बाद आ गई। गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को लौटाया था, कहां पर, किस दौरान लौटाया? गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि को किस दौरान लौटाया था, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान लौटा दिया था। खिलाफत आंदोलन के दौरान लौटा दिया था, सुन लो, खिलाफत आंदोलन के दौरान लौटा दिया था गांधी ने इसको। अब देखिए, ये भी आपको थोड़ा सा क्रम से भी पूछता है। देखिए, पहले खिलाफत आंदोलन, बाद में जलियांवाला बाग, और बाद में असहयोग आंदोलन, और बाद में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कई बार क्रम पूछ लेता, क्रम। अब ये तो हो गया 1930, अशोक हो गया 1920, जलियांवाला 1919, और ये भी 1919 से, लेकिन 18 से ही शुरू हो गया था। ये लो, तो ये चारों हो गए। अब खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, भारतीय खिलाफत कमेटी अध्यक्ष महात्मा गांधी, और इसमें गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा मौका अगले 100 वर्ष में भी नहीं आएगा, में भी नहीं। ये लो, हिंदू मुस्लिम एकता का, ये तो हो गया। ये अब आया असहयोग आंदोलन। अब ये टोटल आपको बता दूं, मुसलमानों ने चलाया था खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। और ये अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी बने थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने 1919 में ये उपाधि लौटा दी थी, केसरे हिंद की, जो अंग्रेजों के द्वारा इनको सेवा शुश्रूषा करने के लिए, पहले विश्व युद्ध में सेवा शुश्रूषा करने के लिए मिली थी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। और महात्मा गांधी ने उसी समय एक बात कही थी कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा मौका अगले 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। ये कोटेशन एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अगली बात आई है, बाद में जलियांवाला बाग कांड हुआ। जलियांवाला बाग कांड कहां पर हुआ? अमृतसर में 13 अप्रैल को 1919 को। बाद में असहयोग आंदोलन हुआ अगस्त में 1920 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 को। ये टोटल आपके कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। 8वां 9वां क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश का संबंध है। चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश का संबंध है, बोलिए। तो चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश का संबंध है, वो कब है, बोलिए। और ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली आपका क्या 100 वर्ष इसको पूरे हो गए। कितने वर्ष हो गए? 100। तो 100 वर्ष पूरे हो गए। तो चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? तो 5 फरवरी 1922। कब आई है? चौरी चौरा कांड गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और चौरी चौरा कांड का संबंध वैसे कौन से आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को गांधी द्वारा शुरुआत की गई थी, द्वारा शुरू, और उसी दिन तिलक की मृत्यु, ठीक है। और ये असहयोग आंदोलन मतलब शांतिपूर्ण था, अहिंसात्मक आंदोलन था। और 5 फरवरी
1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। चोरा कांड, उसमें 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया, थाने में जला दिए गए। तब गांधी ने बंद करने की घोषणा की और गांधी ने कहा कि यह आंदोलन मेरी हिमालय से भी बड़ी भूल था। ये एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, हिमालय से भी बड़ी भूल था। भूल था, ये लो, ले लो। यह आंदोलन मेरी हिमालय से भी बड़ी क्या था? भूल था। ये किसने कहा? गांधी ने कहा जब चोरी चोरा कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड। और चोरी चोरा कांड में 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया गया और तब यह आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई थी। समाप्ति की घोषणा की गई थी कि मैं आंदोलन को बंद करने का निर्णय लूंगा, आंदोलन नहीं चलाऊंगा। यह मेरी सबसे बड़ी क्या थी? भूल थी। तो गांधी, ये दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को ही गांधी द्वारा शुरू किया गया और जिस दिन शुरू हुआ था उसी दिन तिलक की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, यह आपका चोरी चोरा कांड के बारे में बता दिया। 100वां वर्षगांठ है। गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरा सत्याग्रही कौन था? तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो देखिए बेसिकली ब्रह्मदत्त था। कौन था यह तीसरा सत्याग्रह? ब्रह्मदत्त। सुन लीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने चलाया 17 अक्टूबर 1940 को। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में मतलब व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रही, तो पहला सत्याग्रही आपका कौन सा था? फर्स्ट सत्याग्रही आपका ये विनोबा भावे, सेकंड आपके गांधी और थर्ड आपके कौन थे? ब्रह्मदत्त। और ये फर्स्ट कहां पर बने थे? पवनार आश्रम, पुणे। पवनार आश्रम, पुणे में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह होगी गांधी के व्यक्तिगत। तो गांधी ने 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था उसमें पूरे देश में 10,000 सत्याग्रही शुरू बने थे। उन सत्याग्रहियों में पहला कौन था? विनोबा भावे। और विनोबा भावे ने कहां पर सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो पवनार आश्रम, पुणे में। पवनार आश्रम, पुणे का संबंध किससे? विनोबा भावे से। जवाहरलाल नेहरू सेकंड था और थर्ड कौन था? ब्रह्मदत्त। और इस प्रकार से टोटल कितने थे? तो 10,000 थे। कितने थे? 10,000। आगे 5वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बना करके अंग्रेजी कानून को कब तोड़ा था? अंग्रेजी कानून को कब तोड़ा था? तो यह भी आप देख लीजिए, 6 अप्रैल 1930 को। देखिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, दांडी यात्रा थी, दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी यात्रा, ठीक है। अब इस दांडी यात्रा को देखें तो ये नमक कानून के विरोध में, कानून के विरोध में, ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई साबरमती आश्रम, साबरमती, गुजरात। कब हुई? 12 मार्च 1978, 12 मार्च 1930, ठीक है। और यहां से 78 आदमी चले और लास्ट में आपका समाप्ति हुई दांडी। दांडी गुजरात में ही है। 30 अप्रैल, सॉरी 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल को आपका कौन सा आंदोलन चलाया गया? बोलो। तो 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। नमक कानून तोड़ा गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और इसी दांडी यात्रा के परिप्रेक्ष्य में अब की बार ये अमृत महोत्सव शुरू किया गया। अमृत महोत्सव, इसकी 75वीं अमृत महोत्सव शुरू किया गया। देश में अमृत महोत्सव इसके परिप्रेक्ष्य में शुरू किया गया। तो देखिएगा, दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में शुरू हुई थी। शुरुआत इसकी साबरमती गुजरात से 12 मार्च 1930 से हुई थी। 12 मार्च 1930, 78 व्यक्ति इसमें शामिल थे और दांडी तक वो पहुंचे। दांडी कहां पर है? गुजरात। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंच करके गांधी जी ने नमक बनाया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब इसी में नमक कानून अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में हुआ है। आप देखिएगा, तो ये टोटल आपकी बात है दांडी की, गांधी जी की यात्रा के परिप्रेक्ष्य में। अग्नि
वेदिका का संबंध है? अग्नि वेदिका, बोलिए। अग्नि वेदिका का संबंध है, मतलब अग्नि वेदिका कहां कहां मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो उपयुक्त सभी आएगा। देखिए उपयुक्त सभी, अग्नि वेदिका कहां कहां मिली है? तो अग्नि वेदिका सभी जगह मिली है, उपयुक्त सभी। देखिए लोथल कहां पर है? गुजरात। बनवाली कहां पर है? हरियाणा। और राखी गढ़ी भी कहां पर है? हरियाणा। और एक आप अपना जोड़ सकते हो, अग्नि वेदिका अपने यहां भी मिली है। कौन सा? कालीबंगा। राजस्थान। देखिए लोथल उस समय एक व्यापारिक केंद्र था। वहां पर आपका बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। चावल, नाव एवं आपका नाव के, चावल के और साथ में घोड़ा, अस्थियां मिली है। ठीक है, ये तो एक है। बनवाली, राखी गढ़ी, ये सारी सामंत कौन सी नदी के किनारे था? सरस्वती या घग्गर? यहां पर जुते हुए क्या मिले हैं? खेत। यहां पर। और कालीबंगा बेसिकली हड़प्पा की तीसरी राजधानी था। हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा। ये लो दोस्तों, तो मैं वापस बोल रहा हूं, हड़प्पा की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। कौन थी? कालीबंगा। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा थी। कालीबंगा में 2 जुते हुए खेत मिले हैं और साथ में अग्नि वेदिका के भी अवशेष मिले हैं। और ये सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे बनवाली, राखी गढ़ी और कौन सा? कालीबंगा। और यहाँ पे सब जगह 2 जुते हुए खेत मिले हैं। लोथल गुजरात है, जो आपका व्यापारिक केंद्र है, बंदरगाह व्यापारिक केंद्र, बड़ा व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा का। बंदरगाह के अवशेष थे, वहां पे चावल के अवशेष थे, नाव के अवशेष थे और घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो ये टोटल आपकी बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता के पाठ के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो आपको पता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी सरदार पटेल ने, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। और संत की उपाधि सरोजिनी नायडू। संत की उपाधि किसने दी थी? सरोजिनी नायडू। तो महात्मा की उपाधि देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस थे और संत की उपाधि देने वाले कौन थे? सरोजिनी नायडू। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे, जो उदारवादी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और 1905 के कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। 1905 में बनारस में कांग्रेस में सम्मेलन हुआ था, बनारस में कांग्रेस अध्यक्ष थे। कौन? कांग्रेस अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र, लोकमान्य तिलक के बारे में, तिलक तो लोकमान्य तिलक का कौन सा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, उग्रम दल, मेंढक की तरह टटर करने से कुछ नहीं मिलेगा, भिकमंगों का कमंडल, ठीक है, भिकमंगों का कमंडल। और तीसरे अगली बात है लोकमान्य तिलक के बारे में मेरा जन्म, और मांडले जेल, गीता रहस्य किताब।
ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर बात करें तो 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष 1938, 1939 और बाद में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। 1938 में कौन सा, हरिपुरा, त्रिपुरी और यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये लो दोस्तों, ये टोटल आपकी बात आ जाती है। मैं वापस बोल देता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस कांग्रेस सम्मेलन के अध्यक्ष रहे थे। बनारस कांग्रेस सम्मेलन के क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। ये आपके सर्वेंट्स इंडिया, सर्वेंट सोसाइटी इनकी क्या थी, सर्वेंट सोसाइटी की इनका संगठन था, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया करके संगठन था। और ये महात्मा गांधी के राजनीतिक क्या थे, गुरु। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी, संत की उपाधि सरोजिनी नायडू ने दी, सरोजिनी नायडू। लोकमान्य तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आपका होम रूल आंदोलन भी चलाया था, स्वराज आंदोलन भी चलाया था। गरम दल से जुड़े हुए थे। इन्होंने नरम दल वालों को कहा कि मेंढक की तरह टटर करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये तो भिकमंगों का क्या है, कमंडल है। भिकमंगों का कमंडल का मतलब हो गया कि आप लोगों के सामने क्या मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। तो ये बात उन्होंने कही, किसको, नरम दल वालों को। और मांडले जेल में इनको अपने 2 अखबार थे, केसरी और कौन से, मराठा और केसरी अखबार के परिप्रेक्ष्य में इनको मांडले जेल में डाल दिया था। और मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस्य किताब लिखी। किसने, लोकमान्य तिलक। तीसरे आदमी है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अध्यक्ष, और 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तब उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। बाद में 1939 में उन्होंने त्यागपत्र देकर के 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो ये दोस्तों, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। देखिए, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां से हुई थी? 10 मई 1857 को कहां से हुई थी? तो बेसिकली मेरठ से हुई थी, मेरठ। देखिए, इसका जो बीज बोया गया बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल। वहां पर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, ठीक है। मंगल पांडे ने विद्रोह किया। बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई और 31 मई को क्रांति का निर्णय की शुरुआत का निर्णय, और 31 मई को हो गया। और फिर हो गई क्रांति कब? 10 मई को। (1857) और मेरठ से शुरुआत हो गई। बाद में 11 मई को 1857 को बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया। जफर का नेतृत्व, देखिएगा, ये टोटल आपकी बात आ जाती है। तो वापस एक बार बोल देता हूं, भारत का मतलब क्रांति की शुरुआत देखो कैसे होती है। तो मैं वापस एक बार बोल देता हूं, देखिएगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह किया था बैरकपुर छावनी में। बैरकपुर छावनी, तो क्रांति के बीज बोए गए थे बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, ठीक है। और 31 मई को पूरे देश में डिसाइड हुआ कि साहब 31 मई को हम क्रांति करेंगे, लेकिन क्रांति 10 मई को मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने कर दी। और 11 मई को ये सिपाही दिल्ली आए और दिल्ली आकर के बहादुर शाह जफर को नेतृत्व दिया, और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई, 1857 की क्रांति। अब आइए आगे है बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? प्राचीन ग्रंथ बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं, ये आपको बताना है। प्राचीन ग्रंथ
बोलिए। तो त्रिपिटक, कौन सा त्रिपिटक है, सबसे प्राचीन है। ये सारा एक तो आपको ये देखना है कि बौद्ध धर्म आपको सिलेबस में दे रखा है, बौद्ध धर्म आपको सिलेबस में दे रखा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म सिलेबस में दे रखा है, तो सबके सब बौद्धों से जुड़े हुए ग्रंथ है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। मिलिंद पुनोद, दीपवंश, त्रिपिटक, ये सब के हैं बौद्धों के ग्रंथ। सबसे प्राचीन कौन से, तो बौद्ध साहित्य के प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, विनय, सुत्त और अभिधम। पिछले टेस्ट में इनकी व्याख्या भी बताई थी, मतलब विनय, सुत्त और कौन सा, अभिधम। विनय, सुत्त और कौन सा, अभिधम। अब आइए विनय, सुत्त और अभिधम के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो आ जाइए। विनय, सुत्त और अभिधम बौद्ध धर्म दे रखा है। इनकी भाषा कौन सी होगी, पाली, भाषा होगी पाली। और बौद्धों का जो सिद्धांत है वो 4 आर्य सत्य, आर्य सत्य। और इन आर्य सत्यों में पहला है दुख, दूसरा दुख समुदय, कारण, दुख का कोई कारण होता है। कारण में उन्होंने प्रतीत समुत्पाद बताया, समुत्पाद, कारण कार्य। और दुख का कोई न कोई निदान होता है, निदान में निर्वाण की प्राप्ति, बुझ जाना। और दुख निदान का कोई न कोई मार्ग होता है, निदान मार्ग, तो अष्टांगिक मार्ग। ये टोटल आपकी बात है। तो देखिए बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ आपका त्रिपिटक है। कौन है, त्रिपिटक। और इसमें अगर बोले तो त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, मिलिंद पुनोद, दीपवंश से सब बौद्ध साहित्य से जुड़े हुए हैं। अब त्रिपिटक में देखो विनय पटक, सुत्त पटक, अभिधम पटक, तीन पेटियां हैं। अब आइए इनकी भाषा कौन सी है, पाली। इनके सिद्धांत देखिए, सिद्धांत 4 आर्य सत्य हैं। दुख होता है, दुख का कोई न कोई कारण होता है, और दुख का कोई न कोई कारण है तो कुछ का कोई निदान है, और निदान के बाद उसका कोई न कोई मार्ग है, समझ गए। अब दुख का कोई न कोई कारण है तो कारण में प्रतीत समुत्पाद आ गया। प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत है। कौन सा, कारण कार्य सिद्धांत की कोई भी कारण होता है, कार्य होता है तो उसका कोई न कोई कारण होता है। तो इसके लिए उन्होंने द्वादश निदान भी बताया। कौन सा, द्वादश निदान। और दुख का निदान का कोई निदान होता तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है, निर्वाण में बुझ जाना, यानी शरीर तो रहेगा लेकिन उसके ऊपर कोई आपकी कोई भी उनके इंद्रियां उनकी काम नहीं करेगी। और निदान का मार्ग जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। कौन सी, अष्टांगिक मार्ग, ये बारे में बताया सिद्धांतों। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन, जैन साहित्य आगम ग्रंथ किस भाषा में लिखित है। जैन साहित्य आगम ग्रंथ किस भाषा में, तो जैनों की भाषा आपको पता ही है प्राकृत भाषा थी। कौन से थे, प्राकृत। तो जैन साहित्य आगम ग्रंथ किस भाषा में है, प्राकृत। अब देखो जैनों में तीर्थंकर होते हैं, सॉरी, जैन शब्द जिन से बना है, और जिन का मतलब होता है विजेता। और विजेता जो होता है, विजेता किस चीज का, तो जिन्होंने कसायों पर विजय प्राप्त कर ली। अब कसायों पर विजय, कसाय कौन से, राग द्वेष, मान, मोह, ठीक है। कसायों पर विजय प्राप्त कैसे हो सकती है, तो त्रिरत्नों के द्वारा। किसके द्वारा, कसायों पर विजय कैसे, विजय त्रिरत्न। त्रिरत्न समय ज्ञान, समय दर्शन और समय चरित्र। अब समय दर्शन में उन्होंने क्या दिया है, तो समय दर्शन में शादवाद, अनेकांतवाद, और पंचवर्त, ये पूरा जैन धर्म है। अब
अब विजेता आपका कौन है? तो तीर्थंकर। तीर्थंकर आपके कितने हो गए? 24। फर्स्ट ऋषभ देव, 23 पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। ये दोस्तों पूरा जैन धर्म है। अब देखिए जैन शब्द जिन से बना है। जैन शब्द किससे बना है? जिन से। जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता होता है। अब जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। अब जिन विजेता किस पर? तो कसायों पर विजय। जैसे हिंदू धर्म में हम इंद्रियां बोलते हैं तो वो लोग कसाय बोलते हैं, कसायों पर विजय। कसाय कौन कौन से? राग, द्वेष, मान, मोह। इन पर विजय कैसे प्राप्त होगी? तो त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा। त्रिरत्न में कौन सा है? समय ज्ञान, समय दर्शन, समय चरित्र। अब समय दर्शन, इनका जैनों का दर्शन क्या? शादवाद है। कौन सा? शादवाद। शादवाद का मतलब है कि कोई भी चीज दुनिया में पूर्णतः सत्य नहीं है, तो अपना ज्ञान का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अनेकांतवाद है, यह मतलब पूरा संसार अनेक तत्वों से मिलकर बनाया है। और पंचवर्त का पालन, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनको आप फॉलो करोगे तो कसायों पर विजय होगी। कसायों पर विजय होगी, वो विजेता होगा। और विजेता क्या कहलाएगा? जिन। जिन से क्या बना है? जैन। और विजेता आपके 24 तीर्थंकर रहे हैं। और पहला तीर्थंकर आपका कौन था? ऋषभदेव। और 23वां कौन था? पार्श्वनाथ। और 24वां कौन था? महावीर स्वामी। इस टाइप से आपको 5 बता दिए, 16। और जैन साहित्य की भाषा अगम ग्रंथ है, इनकी प्राकृत भाषा है। ठीक है, आगे। रास बिहारी बोस 12 मई 1915 को भारत छोड़कर चले गए थे। जीवन पर्यंत नागरिक रहे हैं वो। कहां के नागरिक रहे हैं? तो बोलो जापान के। जापान के नागरिक रहे हैं। अब देखिए रास बिहारी बोस का संबंध किससे था? तो रास बिहारी बोस का संबंध संगठन थे, एक तो अनुशीलन समिति से था, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति। एक आपका अभिनव भारत से था। किससे था? अभिनव भारत। ठीक है, इनसे संबंधित था। इन्होंने जो प्लानिंग बना करके लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम डाला, बम कांड 1911, जिसको दिल्ली षड्यंत्र भी बोलते हैं। इसके बाद आपका बोस फरार हो गए, जापान चले गए। और जापान में इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। फौज का गठन। और आजाद हिंद फौज ने पहली विजय यानी अपने अस्थायी सरकार सिंगापुर में बनाई थी। तो सिंगापुर में अस्थायी सरकार बनाई, उसका सलाहकार भी कौन था? ये था रास बिहारी बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने इसको एशिया का स्वतंत्रता सेनानी कहा। ये टोटल आपकी बात आ जाती है। देखिए मैं वापस बोल देता हूं, रास बिहारी बोस का संबंध मतलब कहां के नागरिक हो गए? जापान के। कहां के? जापान। इनका संगठन किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो अनुशीलन समिति। कौन समिति? अनुशीलन समिति और अभिनव भारत से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इन्होंने मतलब इन संगठनों ने लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम डालने की योजना बनाई थी 1911 में, और जिसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें बोस फरार हो गए थे वहां से, और फरार होकर जापान चले गए। कहां चले गए? जापान। वहीं की उन्होंने नागरिकता ले ली और आजाद हिंद फौज का वहां पर गठन किया। आजाद हिंद फौज का वहां पर गठन किया। आजाद हिंद फौज ने पहली सरकार अपनी बनाई थी सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर, अस्थायी सरकार। उसका सलाहकार कौन था? रास बिहारी बोस था, जिसको एशिया का स्वतंत्रता सेनानी भी कहा गया है। एशिया का स्वतंत्रता सेनानी भी कहा गया है। ये टोटल आपका दोस्तों आ गया। ये किसके बारे में? रास बिहारी बोस के बारे में। अब अगला आ जाइए, 18वां क्वेश्चन। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन था? मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन था? मिडास ऑफ गोल्ड का तो अल मसूदी। मिडास ऑफ गोल्ड का लेखक कौन है? किताब में था तो अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी। तो ये तो किताब का नाम है। ठीक है, अल मसूदी हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 19। अपिको आंदोलन का संबंध है। अपिको
अपिको आंदोलन का संबंध है, तो अपिको आंदोलन बताइए किससे जुड़ा हुआ है? तो अपिको आंदोलन पर्यावरण से रिलेटेड संबंध है, तो पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन है जो कहाँ का? कर्नाटका का। और इसी का, जैसे ये तो दक्षिण का हो गया, और हमारे यहाँ पे ऐसा ही आंदोलन चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन एक तो आपका हमारे राजस्थान का खेजड़ली अमृता देवी वाला, अमृता देवी जोधपुर, ठीक है, ये खेजड़ली आंदोलन है चिपको। और एक आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, बहुगुणा और चंडी प्रसाद के द्वारा चलाया गया, हिमालय प्रकृति के लिए। ये देखिए, तो ये देखिए अपिको आंदोलन कर्नाटक का है। कहां का है? कर्नाटक का, ठीक है, कर्नाटक का है। और ये दक्षिण भारत का पर्यावरण का आंदोलन है। और उत्तर भारत में बोले तो चिपको आंदोलन था। चिपको आंदोलन खेजड़ी वृक्ष के चिपक करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, तो खेजड़ी के नाम से जाना गया अमृता देवी जोधपुर का, अमृता देवी बिश्नोई जोधपुर का। और एक सुंदरलाल बहुगुणा, देश में चिपको आंदोलन, जो इस खेजड़ी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने। और यह हिमालय की रक्षा, हिमालय की प्रकृति की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो ये आप और देख सकते हो। 20वां क्वेश्चन, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य किस भाषा में है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में। कौन सी में? तमिल भाषा में संगम साहित्य दिया है। और संगम साहित्य में ये फेमस है संगम साहित्य, जो बेसिकली आपकी किस भाषा में लिखा गया है? संगम काल का है, जो किस भाषा में? तमिल। कौन सी भाषा है? तमिल। तो तमिल भाषा में, ये जनरल बात है साहित्य के बारे में। अगला 21वां क्वेश्चन, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को, अभी ये तो शायद इसमें समीक्षा में है, सुखदेव भगत सिंह तो सब बताया मेरा, मैं कर रहा हूं ना, सब तो देखा नहीं, तो ये भी तो मेरे उसमें से लिए हुए हैं, ये सब मेरे करवाए हुए हैं। अब देखिए, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस मामले में फांसी दी गई थी? किस मामले में? उसको ऐसे मत सोच कि मेरे कैसे दिए हैं, मैंने सबके सब उसको देखना है पूरा। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस मामले में फांसी दी गई? तो सोंडर्स हत्याकांड में दी गई थी। सोंडर्स हत्याकांड, सोंडर्स हत्याकांड में फांसी दी गई थी। सोंडर्स हत्याकांड, ये भी अकल लगाना। सोंडर्स हत्याकांड में फांसी दी गई थी। देखिए, सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु किस संगठन से जुड़े गए थे? तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन, जिसकी दिल्ली में गठन हुआ था। और इन्होंने जिस कांड, किन किन कांडों को अंजाम दिया? तो इन्होंने एक तो आपका सोंडर्स हत्याकांड, सोंडर्स की हत्या, एक आपका बैरों के लिए धमाका, असेंबली पर बम, एक आपका इरविन हत्या का प्रयास, ये देखो। और सोंडर्स की, ये इनको फांसी दी गई आपका लाहौर जेल में। कहां पर? 23 मार्च में, देख ले, पक्का है, डे बाय डे। लाहौर जेल, लाहौर जेल में फांसी दी गई इनको, लाहौर। और लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को। और इन्होंने हंसते हंसते फांसी, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये दोस्तों आप देख सकते हैं। तो देखिए, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु, इनका संबंध कौन से, मतलब फांसी किस मामले में दी गई? मतलब मार्च की डेट बाय डेट लगा रखा ना, उसमें है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो बोलो सोंडर्स हत्याकांड के मामले में। और सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे? तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन था, जिसकी पहले तो स्थापना आपका
राम प्रसाद बिस्मल ने की थी कानपुर में। कहां पर की थी? कानपुर में 1924 में। और बाद में इसको दिल्ली में पुनः स्थापित किया गया सोशल रिपब्लिकन के नाम से। इन्होंने सबसे पहले तो सोंडर्स हत्याकांड को अंजाम दिया। सोंडर्स हत्याकांड समझ गए होंगे। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में भी किया गया, और उस समय लाहौर में जो विरोध कर रहे थे वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय के ऊपर सोंडर्स ने लाठीचार्ज करवाया था, तब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तब लाला लाजपत राय के शिष्य थे कौन? सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये थे। इन्होंने कहा हम 1 महीने में इस दोषी को सजा देंगे। तो लोकमान्य लाला लाजपत राय की मृत्यु के 1 महीने बाद सोंडर्स की क्या कर दी गई? हत्या। और सोंडर्स हत्याकांड में ही इनको फांसी दी गई। किसको? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को। इसमें चंद्रशेखर आजाद थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो फरार हो रहे, और चंद्रशेखर आजाद फरार रहे ना, इसीलिए आपका राम प्रसाद बिस्मल ने उनको क्विक सिल्वर की उपाधि दी है। क्विक सिल्वर मतलब समझ गए? क्विक सिल्वर यानी पारे की उपाधि दी है कि पारा कब किस तरफ लुढ़क जाए पता नहीं चलता। और सोंडर्स हत्याकांड के परिप्रेक्ष्य में इनको लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और तीनों ने मतलब हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी पर चढ़ गए। तो ये तो बात हो गई। ये एक आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और कौन थे? बटुकेश्वर दत्त ने बैरों के लिए धमाका यानी नेशनल असेंबली पर बम डाला था और वहां पे गिरफ्तार हो गए थे। इसको बैरों के लिए धमाका कहा गया है। और चंद्रशेखर आजाद ने इरविन की हत्या का प्रयास भी दिल्ली में किया था। तो दिल्ली में इरविन की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इरविन की हत्या नहीं कर सका। और चंद्रशेखर आजाद बाद में इलाहाबाद में क्या हो गया? मतलब जो अपने आप को गोली मार ली थी कि आजाद ही जन्मा है और आजाद ही मरेगा। तो ये टोटल आपकी बात है। अब है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिएगा, ये भी उसमें है, ये भी उसमें, ये भी है। 22 देखिए, कबीर मतलब किसका संबंध किससे है? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कबीर का संबंध है, तो कबीर का संबंध आपका कहां से हो गया? कबीर कहां से रिलेटेड है? और मीराबाई कहां से रिलेटेड है? गुरु नानक कहां से रिलेटेड है? और चैतन्य महाप्रभु कहां से रिलेटेड है? तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल से रिलेटेड है, गुरु नानक तलवंडी पाकिस्तान से रिलेटेड है, और मीराबाई मेड़ता से रिलेटेड है, और कबीर बनारस से रिलेटेड है। ये टोटल आपकी बात हो गई। अब कबीर का संबंध, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक हो गया। कबीर कहां से? बनारस से। तो 1 का 4 हो गया, 4। ठीक है। मीराबाई 3 और गुरु नानक तलवंडी, तो ये हो गया इसका सी। कौन सा हो गया? सी। पी कैसे होगा? कबीर तो कहां पे होगा? बनारस। कबीर बनारस 4, मीराबाई मेड़ता 3, गुरु नानक तलवंडी पाकिस्तान 2 बी में आ रहा है क्या? तलवंडी पे ये बी आएगा, बी, क्योंकि बी आ गया ना, तलवंडी गुरु नानक बी में, तो इसमें आएगा बी। ठीक है, तो ये बी में आ गया। अब दोस्तों इसको देखिएगा एक बार। कबीर रामानंद का शिष्य था, रामानंद का शिष्य, और कबीर जुलाहा था। ठीक है, और निर्गुण का सबसे बड़ा संत, निर्गुण का सबसे बड़ा संत है ये। और साथ में एक और बात बताऊं, निर्गुण का सबसे बड़ा संत है कबीर। ग्रंथ है बीजक, और शादीशुदा रह करके, विवाहित रहकर पंथ चालन। ठीक है, ये हो गया। मीराबाई के बारे में अपन बात करें, तो मीराबाई सगुण, निर्गुण से सगुण, और बेसिकली आपको पता है मीरा का कौन सा? दासी संप्रदाय, राजस्थान की राधा, या राबिया, राजस्थान की राधा या राबिया। और ग्रंथ आपके कौन से हैं? तो टीका, गीत गोविंद,
टीका राग गोविंद, और नरसिंह मेहता न हुंडी। न हुंडी, ठीक है ये। और गुरु नानक आपको पता निर्गुण के थे, तलवंडी पाकिस्तान में जिनका जन्म हुआ, निर्गुण। और सिख संप्रदाय और प्रथम गुरु चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु आपका पता है कीर्तन कंसेप्ट लाए, हरि कंसेप्ट लाए, हरि। और चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय था, ये आपका चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा इनके बारे में बताया है, कबीर के बारे में इनका जो निशान लगा लगा के बता रखा है वो सारी की सारी बात आती है। तो 22 में आपका कबीर के बारे में, इनके बारे में। अब 23वां देखिए, भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि कौन था? चोखा मेला। पहला कवि कौन था? चोखा मेला। वंचित वर्ग का पहला कवि। ये सब भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है, चोखा मेला। और ये लोग जो भक्ति आंदोलन, कहां के भक्ति आंदोलन से रिलेटेड हैं? तो ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे, बरकरी और धरकरी। ये विट्ठल जी, कृष्ण, और ये आपके धरकरी। आपका कौन सा? विट्ठल जी के बाद आपका कौन सा है? राम। और इसमें रामदास था जो शिवाजी का गुरु भी था। गुरु, ठीक है। और इसमें आपका तुकानाथ, ये सारे के सारे इसमें आते थे, निर्गुण में। तो ये भारत का वंचित वर्ग का कवि चोखा मेला था। कौन था? चोखा मेला। अब मैंने बोला ये महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में दो संप्रदाय थे, बरकरी और कौन सा? धरकरी। बरकरी और कौन सा? धरकरी। और बरकरी संप्रदाय जो विट्ठल जी के नाम से कृष्ण भगवान की पूजा होती थी, धरकरी में राम की पूजा होती थी। किसकी? राम। और धरकरी संप्रदाय के कौन थे? रामदास जी थे। और रामदास जी शिवाजी के क्या थे? गुरु। और बाकी ये सब बरकरी संप्रदाय से रिलेटेड है। तो मतलब ये कौन से जो ये हैं बरकरी संप्रदाय से रिलेटेड, समझ गए? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आता है इनका। अगला देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1722 को हुआ। और इनकी समाधि कहां पर है? समाधि कहां पर है? तो समाधि राजा राम मोहन राय की समाधि कहां पर है? तो बोलिए। तो राजा राम मोहन राय की समाधि आपकी फ्रैंकफर्ट, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड। अब ये तो राजा राम मोहन राय के बारे में है। ये आधुनिक पुनर्जागरण का पिता, ठीक है। दूसरी बात है पत्रकारिता का अग्रदूत, समाज सुधारक। ये भी सब है, सब के सब 22 से सब है, वहां से ये भी है, सब है, ये उसके से तो हैं सारे। समाज सुधारक। और समाज सुधारक के बाद ब्रह्म समाज के संस्थापक। समझ गए? ब्रह्म समाज के संस्थापक। अब देखिए, आधुनिक पुनर्जागरण के पिता हैं, और आधुनिक पुनर्जागरण, और इन्होंने सभी धर्मों में समन्वय भी किया है। संवाद कौमुदी, पहली बांग्ला कौमुदी, बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका। और समाज सुधारक, सती प्रथा उन्मूलन। और ब्रह्म समाज की कोलकाता में स्थापना 1828 में। ये लो, ये टोटल आपकी बात आती है। 1829 में सती प्रथा का क्या किया? उन्मूलन किया है। सती प्रथा का उन्मूलन किया है। देखिएगा एक बार, तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? राजा राम मोहन राय के बारे में। तो आधुनिक पुनर्जागरण के पिता थे, पत्रकारिता के अग्रदूत थे, समाज सुधारक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे।
अगला है 25वां, करतार सिंह सराभा को कौन से क्रांतिकारी आदर्श मानते थे? करतार सिंह, ये भी है उसमें, सब है, वहां से तेरे को बताया ना, वहां से सब है इसमें, एक एक लाइन टू लाइन है। करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा का संबंध किससे है? बोलिए, करतार सिंह सराभा का संबंध किस क्रांतिकारी से है? भगत सिंह, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते थे। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। कौन मानते थे साहब? भगत सिंह। हो गया, भगत सिंह, ये अभी अभी आपको इनके बारे में बताया था। अगला देखिए, करतार सिंह सराभा। अब निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुन लो, सुमेलित कीजिए। पाणिनि, पाणिनि की कौन सा ग्रंथ है? पतंजलि का कौन सा? कालिदास का कौन सा है? विशाखदत्त का कौन सा है? तो पाणिनि का आपका कौन सा? अष्टाध्यायी। पतंजलि का अष्टाध्यायी पर महाभाष्य है। कालिदास का आपका कौन सा? मुद्राराक्ष, कालिदास का माल कौन सा गया? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, और कालिदास का माल विकाग्नि मित्रम। तो देखिए, पाणिनि की क्या होगी? अष्टाध्यायी होगी। पाणिनि की अष्टाध्यायी किताब, अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। व्याकरण समझ गए क्या? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है पाणिनि के अष्टाध्यायी। पतंजलि, पतंजलि जो है वो अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। और पतंजलि किसके दरबार में था? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था, शुंग का पुरोहित था, ठीक है, और पुष्यपुरोहित था। और अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, एक आपका योग सूत्र लिखा है, योग सूत्र, ठीक है, और पतंजलि। और कालिदास आ गया है, कालिदास, कालिदास की माल विकाग्नि मित्रम। और माल विकाग्नि मित्रम है। कालिदास किसके समय था? तो कालिदास एक्चुअली आपका गुप्त काल में। कौन सा? गुप्त काल। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल था, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में। और संस्कृत का मतलब बोलते संस्कृत का विद्वान हो गया। और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है, और ये भी गुप्त काल से रिलेटेड है। लेकिन इसने जो मुद्रा राक्षस किताब लिखी है वो एक्चुअली मतलब जो धनानंद है उसके महामात्य और अशोक के महामात्य की कूटनीति पर लिखी है मुद्रा राक्षस। तो देखिए, पाणिनि किसकी किताब है? पाणिनि, अब ऑटोमेटिक हो गया, कौन सा आंसर होगा इसमें बोलो? पाणिनि में एक में दो, ए में दो, ये हो गया। और पतंजलि में एक, यह एक हो गया। और फिर आपका कालिदास की कौन सी होगी? चार, तो ये दिया आएगा इसका, ठीक है। तो देखिए वापस बोल देते हैं, पाणिनि की किताब का नाम कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का सबसे बड़ा ग्रंथ है। पतंजलि की किताब का नाम कौन सा है? अष्टाध्यायी महाभाष्य है, अष्टाध्यायी महाभाष्य पतंजलि की किताब का नाम जो। और इसके साथ साथ योग सूत्र। और पतंजलि कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था, पुष्यमित्र शुंग का क्या था? पुरोहित था, ठीक है। कालिदास, कालिदास की किताब का माल विकाग्नि मित्रम, कालिदास की किताब का नाम माल विकाग्नि मित्रम हो गया। इसके अलावा कालिदास की संस्कृत की अनेकों किताब है, समझ गए क्या? अनेकों ऋतु संहार वगैरह मतलब आपकी लिखी हुई है। और इसको संस्कृत का शेक्सपियर बोलते हैं, ठीक है। यह गुप्त काल में था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय नवरत्नों में शामिल था। और विशाखदत्त है ना, यह भी गुप्त काल का है, लेकिन विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है ना, वो आपका धनानंद, नंद वंश का कौन था? धनानंद। धनानंद का अमात्य कौन था? महामात्य कौन था? राक्षस। और इधर चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य कौन था? कौटिल्य। उनकी कूटनीतियों का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो ये दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन आपको बताया। आगे 27 पे आइए। विजय सिंह पथिक का जन्म 28 मई 1854 को कहां पर हुआ था? तो विजय सिंह पथिक का जन्म 28 मई 1854 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर? उत्तर प्रदेश, ये भी है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में हुआ था, इनका जन्म हुआ, इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। ये क्रांतिकारी विचारधारा, किसान आंदोलन के पितामह, राजस्थान सेवा संघ,
राजस्थान केसरी, व्हाट आर इंडियन स्टेटस, हेलो व्हाट आर इंडियन स्टेटस। देखिए विजय सिंह पथिक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश के गुड़ावली गांव में हुआ था। भूप सिंह इनका पुराना नाम था, मतलब इसका मूल नाम क्या था, भूप सिंह, और क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए थे और इन्होंने क्रांतिकारी विचारधारा में ये गिरफ्तार हो गए थे तो टारगेट किले में इनको नजरबंद कर दिया था और नजरबंद कर दिया तब ये मतलब वहां से फरार हो गए थे, उन्होंने अपना नाम रख लिया था विजय सिंह पथिक और फिर ये किसान आंदोलन से जुड़ गए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन, भेगू किसान आंदोलन और राजस्थान के सभी किसान आंदोलनों को दिशा निर्देश दिया। राजस्थान सेवा संघ की 1919 में इन्होंने स्थापना करी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ वर्धा में बना था, बाद में 1920 में अजमेर में आ गया। राजस्थान केसरी इनका समाचार पत्र था। राजस्थान केसरी आपका ऐसा समाचार पत्र है जो पूर्णतः राजस्थानियों का है और व्हाट आर इंडियन स्टेटस इन्होंने किताब लिखी है। 28 अशोक के अभिलेखों के बारे में सही है। अब देखिएगा ये अशोक के अभिलेखों के बारे में सारी की सारी बात आई है। अशोक के अभिलेखों के बारे में, इनके अभिलेख ब्रह्मी और ख्रोष्टी लिपि में थे, ब्रह्मी और ख्रोष्टी लिपि में थे, बिल्कुल थे, ब्रह्मी और ख्रोष्टी। अशोक के अभिलेख 3 रूप थे, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, बिल्कुल। अब अशोक के अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ शिलाओं पर उत्कीर्ण थे, तो उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। तीनों क्या है, सही, तो तीनों सही है। अशोक के अभिलेखों के बारे में इन्होंने दिया है। इनके अभिलेख ख्रोष्टी, ब्रह्मी लिपि में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए हैं, इसलिए इसको धम्म लिपि बोलते हैं। कौन सी लिपि बोलते हैं, धम्म लिपि, सर्वाधिक अभिलेख है। खरोष्टी लिपि में जो आपको मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी गढ़ी पाकिस्तान में अभिलेख देखने को मिलते हैं और इस लिपि में दाईं से बाईं ओर, बाईं, और इसमें बाईं से दाईं। और हो गया। अशोक के अभिलेख 3 रूप में थे, एक तो शिलालेख, तो शिलालेख इनके 14 शिलालेख है मेन। कौन से, 14। स्तंभ लेख वाला स्तंभों पर लिखे हुए थे, रानी शिला स्तंभ लेख एक गुफाओं में लिखे हुए थे। अशोक के अभिलेख लंबे थे, कलात्मक स्तंभ और शिलाओं पर उत्कीर्ण, उपयुक्त सभी आएगा। तो ये आपके अशोक के शिलालेखों के बारे में बात हो रही है। आगे वीणा वादक एवं व्याघ्र निहिता सिक्के किस प्राचीन शासक की संगीत और की रुचि को प्रदर्शित करते हैं? बोलो, शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। बोलिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त ना वीणा वादक था। चलो, समुद्रगुप्त, गुप्त काल का कौन था? समुद्रगुप्त वीणा वादक था और इस व्याघ्र निहंता सिक्के इन्होंने चलाए, तो ये संगीत की रुचि और शौर्य को प्रदर्शित करता है। व्याघ्र को मारने वाला और वीणा वादक समुद्रगुप्त, तो ये वीणा वादक हो गया समुद्रगुप्त। अब देखिए, वीणा वादक समुद्रगुप्त गुप्त काल का, कुंभा औरंगजेब, ये वीणा बजाते थे, तीनों वीणा बजाते थे। समझ गए क्या? तीनों वीणा। और इसमें आपका समुद्रगुप्त कौन से काल का हो गया? गुप्त काल का। कौन से का? गुप्त काल का। अब 30वां नंबर क्वेश्चन है, वो है प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मई 1857 को कहां पर की गई थी? प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर की गई थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मई 1867 को कहां पर की गई थी? तो महाराष्ट्र, ठीक है। और ये बेसिकली ब्रह्म समाज से जुड़ा था। वेद समाज हो, एक तो वेद समाज था मद्रास में, और प्रार्थना समाज था महाराष्ट्र में, पुणे में। आत्मा रंग पांडुरंग,
पांडुरंग। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों हमने बताया। तो मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा और कल इसकी वापस वही आगे डाल दूंगा कल। तो जितना, क्योंकि बहुत जल्दी इतना ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो कल मैंने क्या, इसके नोट्स है मेरे पास, तो उस नोट्स क्या कि मैंने सारे के सारे उसमें डाल दिए नीचे, जिससे आपको और भी ज्यादा वो सुविधा देंगे। तो नोट्स के अकॉर्डिंग भी इसको करवा देंगे और आपको नोट्स बता करके उसको डाल दूंगा, तो आपको काफी हद तक सहूलियत होगी। तो बोर्ड पे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आज दोस्तों हम 30 क्वेश्चन तक किया है, अगला 31 क्वेश्चन से हम कल आपसे और बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं